जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने YouTube चैनल वंदे मातरम क्लासेस विजयनगर में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की लोक संस्कृति एवं कला। राजस्थान की लोक संस्कृति और कला के अंतर्गत इस अध्याय में हम जानेंगे राजस्थान की पहचान केवल रेगिस्तान ही नहीं है, बल्कि राजस्थान के अंतर्गत इसके अंदर रहने वाले विभिन्न धर्म के लोग अपने अलग अलग जो धर्मों के त्योहार है, सभी धर्म अपने त्योहार को किस तरीके से मनाते हैं, कौन कौन से त्योहार मनाते हैं और कौन कौन सी हमारी कलाएं हैं, हस्तकला जिसकी पूरे भारत में पहचान है। इसलिए राजस्थान को रंगीला राजस्थान कहा जाता है। तो इस क्लास में हम राजस्थान के प्रमुख जो हस्तकलाएं और संस्कृति को जानने वाले हैं। तो कंपटीशन के हिसाब से भी ये जो टॉपिक है काफी महत्वपूर्ण है। यहां से भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। आशा करूंगा कि आप पूरा वीडियो देखोगे और आने वाले टॉपिक से आने वाले जो भी प्रश्न है उसका आप सही उत्तर बता पाओगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लोक संस्कृति एवं कला, इसमें बता रखा है कि काव्या जो है दिल्ली में गणतंत्र दिवस की जो परेड हुई थी उसमें भाग लिया था। उसके बाद जब वापस विद्यालय आती है और वापस आने के बाद में उनसे पूछा गया है कि आपने परेड में क्या क्या देखा है, तो उसने कहा था विभिन्न राज्यों के अलग अलग राज्यों के लोग आए हैं, उनकी लैंग्वेज, उनके त्योहार संबंधी बातें हुई थी। फिर बाद में क्लास में इस विषय पर चर्चा होती है। यहीं से हम शुरू करते हैं। राजस्थान में अनेक धर्म और संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। राजस्थान में भी कई सारे धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू हो गए, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, सभी राजस्थान में रहते हैं। दक्षिणी राजस्थान में एक बड़ी संख्या आदिवासी की है। दक्षिणी राजस्थान जो हमारा है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर वाला पार्ट भी हो गया है, जिसमें भील हो गया, मीणा, सहरिया, गरासिया, डामोर आदि जो आदिवासी लोग हमारे दक्षिण राजस्थान में रहते हैं। राजस्थान में भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान आदि में विविधता दिखाई देती है। अलग अलग, जैसे उत्तरी राजस्थान में, दक्षिण राजस्थान में, पूर्व में, पश्चिम में, बाकी भाषाओं में भी विविधता पाई जाती है। अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। वेशभूषा भी प्रत्येक क्षेत्र की अलग अलग है, उनका रहन सहन, खान पान, ये सभी एक कहानी हमारे को प्रस्तुत करती है। सारे की वेशभूषा, रहन सहन सभी की एक विशिष्ट पहचान है। राजस्थान की जो मातृभाषा है वो तो राजस्थानी है, राजस्थानी मातृभाषा है। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, लेकिन दो रूप जो भाषा है, दो रूपों में इसको जाना जाता है, एक तो पूर्वी राजस्थान और एक पश्चिमी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान की प्रतिनिधि चार बोलियां करती है। ढूंढाड़ी जो जयपुरी भाषा भी कहते हैं उसको, जयपुर दोसा यहाँ बोली जाती है। हाड़ौती के पठार में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में हाड़ौती हो गया। अलवर वाले क्षेत्र में अलवर, भरतपुर के आसपास मेवाती और उधर अहिरवाटी हो गया। ये तो कौन से हो गए? पूर्वी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान की भाषा का प्रतिनिधित्व तो मारवाड़ी हो गया, जो पूरा पश्चिमी भाग हो गया, जोधपुर, पाली सारे क्षेत्र हो गया। मेवाड़ी जो मेवाड़ वाला क्षेत्र हो गया। डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाला क्षेत्र में वागड़ हो गया। शेखावाटी झुंझुनू में शेखावाटी हो गया। ये दो पार्ट हमने देखे थे कि हमारी बोलियां जो है
भाषाएं बोलियां हैं उनको दो भागों में बांटते हैं। इसको हम क्या करते हैं, यहां से बांट देते हैं तो ये इधर पूर्वी हो जाएगा, या हो जाएगा मेवाती और अहिरवाटी, अहिरवाटी, या हो जाएगा ढूंढाड़ी हो गया जयपुर के आसपास, और इधर हो जाएगा ये हाड़ौती वाला हो जाएगा, हाड़ौती, और या ऊपर शेखावाटी हो गया, शेखावाटी क्षेत्र में इधर मारवाड़ी हो गया, यहाँ बीच में मेवाड़ी और दक्षिण में यहाँ पर हमारी वागड़ी बोली हो जाएगी, वागड़ी। ठीक है, चले आगे, अब नेक्स्ट देखते हैं। हमारा राजस्थान सांस्कृतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण है। कल्चर में भी पूरे राजस्थान की जो कल्चर है एक समान नहीं है। कल्चर भी जो हमारी सांस्कृतिक दृष्टि है इसमें विविधतापूर्ण देख सकते हैं, अलग अलग देख सकते हैं, जिसमें भाषा हो गई, पहनावा वेशभूषा हो गया, वहां का खान पान रीति रिवाज आदि भी, इनमें भी अंतर देखने को मिलता है। इसलिए कई लोग बाग दाल ढोकला को बड़े चाव से खाते हैं, तो कई पर दाल बाटी खाते हैं, तो कई बाजरे का खींच जिनको बहुत पसंद करते हैं। तो इधर हमारे दक्षिणी राजस्थान और मेवाड़ में हो जाता है मक्का की रोटी। तो मारवाड़ साइड में चले जाओ तो सर वहां पर केर सांगरी, इनको बहुत पसंद करते हैं। तो ये भी हमने देखा कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग खान पान है। ऊपर देखा हमने दाल बाटी, घेवर, जो हमारा राजस्थान के राज्य मिठाई है, राजस्थान की राज्य मिठाई है घेवर, चूरमा हो गया, बाजरे का खींच हो गया, केर सांगरी, और मक्का के बिस्कुट हो गई है। चलिए अब बात करते हैं वेशभूषा। राजस्थान की वेशभूषा भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग वेशभूषा पहन, तो कौन कौन सी वेशभूषा राजस्थान में चल रही है, तो राजस्थानी वेशभूषा अपने चटक रंगों के लिए जानी जाती है। यहाँ पे जो ड्रेस रहती है, ड्रेसों में चटक रंगों का प्रयोग ज्यादा होता है। पारंपरिक राजस्थानी जो परिधान है, जो पहनावा है, वो हमारा काफी सुंदर और आरामदायक कंफर्टेबल था। जो पारंपरिक के जो हमारा पहनावा है, धोती कुर्ता वगैरह है ना, इतना कंफर्टेबल है कि पूरे दिन भर आराम सब फील होता है। जिनमें महिलाएं घाघरा चोली और रंग बिरंगी गोटा लगी हुई ओढ़नी पहनती है। तो महिलाओं का तो ये हो गया। पुरुषों का देखो आप, पारंपरिक जो परिधान है, उनके जो कपड़े हैं, जिसमें धोती कुर्ता हो गया या कुर्ता पायजामा हो गया, ये पहनते हैं। और स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक मानी जाने वाली राजस्थानी पगड़ी, राजस्थानी जो पगड़ी होती है, वो पगड़ी किसका प्रतीक होती है, तो स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक है। लोग बाग जो पहले पगड़ी जो सिर पर रखते थे, उस पगड़ी को कुछ भी हो जाए लेकिन नीचे नहीं गिरने देते थे। क्यों? क्योंकि पगड़ी गिरना मतलब अपना स्वाभिमान और अपना सम्मान को खत्म करना होता है। तो इसका प्रतीक मानी जाती है, जो बहुत आकर्षक होती है। वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में देखे तो पश्चिमी वेशभूषा, जो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है, जिसमें हमने धोती कुर्ता, कुर्ता पैजामा, इनको छोड़ करके हम शॉर्ट और क्या कह सकते हैं, जींसेज वगैरह, टी शर्ट वगैरह, उनका प्रभाव यहाँ देख रहे हैं। फिर भी राजस्थान की बहुरंगी जो वेशभूषा हमारे को प्रभावित करती रहती है। तो अलग अलग जो हमारी वेशभूषाएं अलग अलग क्षेत्रों में होने के बावजूद भी एक राजस्थान की झलक अलग ही देखने को मिलती है। हमारे राजस्थान की वेशभूषा को देख करके
हम किसी भी स्टेट में चले जाए तो उस स्टेट में उस व्यक्ति को देख करके, यदि राजस्थानी वेशभूषा है, भले वो मारवाड़ साइड का हो, भले जयपुर साइड का हो, दक्षिण राजस्थान का कहीं भी हो, राजस्थानी वेशभूषा पहन रखी है तो हम आराम से पहचान सकते हैं दिस पर्सन राजस्थानी। अब है मनोरंजन के पारंपरिक साधन। भैया प्राचीन समय में हमारे क्षेत्र में, हमारे भारत में, पूरे विश्व में और कुछ थे नहीं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, तो मनोरंजन के साधन क्या थे, हमारे राजस्थान में क्या थे, वो देख लेते हैं। तो मनोरंजन भी जो हमारी लाइफ है, जीवन का एक कंपलसरी है, अनिवार्य अंग है। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में स्थानीय एवं सहजता से उपलब्ध पारंपरिक साधनों द्वारा मनोरंजन किया जाता है। राजस्थान के ग्रामीण निवासी स्थानीय एवं सहजता से उपलब्ध साधनों द्वारा जो आसानी से और उसी स्थान पर मिल जाता है, जैसे मारदड़ी हो गया है ना, आसानी से मिल जाता है। गोल में और गोल करिया कपड़े को चारों ओर जो है धागा से बांध करके वो दड़ी बनाते थे, कोडा वगैरह, जरकर, ऐसे नाम आएंगे भी, जो आसानी से मिल जाते साधन, उनसे मनोरंजन करते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे हैं वो गिल्ली डंडा, सितोलिया हो गया, लुका छुपी, आंख मिचोनी, तो उसको यहाँ पे करे तो आंखें बंद करके रहे, हम छुप जाएंगे, फिर आवाज लगाएंगे आ जाओ, उस समय ढूंढने जाना रहता है। ऐसे गेम खेलते थे। गोटा दड़ी हो गया, मार दड़ी हो गया, लट्टू चक्कर, एक चक्री होती थी गोलमाल जिसके वो धागा बांध करके फिर ऐसे खींचते थे कि वो कितनी देर तक वो लट्टू घूमता रहता है। कंचे हो गए, इस टाइप से खेलने वाले आदि खेल खेलते हैं। ये तो छोटे बच्चों के थे। जो डावे डावे लोग होते थे वो क्या खेलते थे, चौपड़, चौसर, जो कपड़े पर बनी बिसात पर खेले जाते हैं। जो वीआईपी लोग होते थे वो ना मामा शकुनी वाले, वो चौपड़, पासा, इस टाइप के खेलते थे। और चरभर, चरभर हो गया, नर नारी आदि जमीन पर बना करके खेलते थे। जमीन पर वो लाइनें खेल करके चरभर, ये चर ये भर है। जन समुदाय के मनोरंजन के लिए सपेले हो गया, तालबेलिया, मदारी, जादूगर, पतंगबाजी, कठपुतली आदि खेल थे। ये जन समुदाय के लिए, जो मनोरंजन के लिए लोग बाग आते थे कि कालबेलिया डांस करते रहते थे, मदारी बालू वगैरह, कोई जादूगर वाला आता था कठपुतलियां लेकर। और लोक नाट्य शैली में ख्याल हो गया, आगे पढ़ेंगे, अगली क्लासों में आएगा, देखते देखे। ख्याल है, हेला ख्याल है ना, शेखावाटी ख्याल है, कुचामनी ख्याल, ख्याल हो गई हेला, हेला ख्याल जो लाल सोट डोसा की है। गौरी नाट्य है, लोक नाट्यों का मरु नाट्य है, गौरी नाट्य है। तमाशा जो कि जयपुर का है, मूलतः महाराष्ट्र का है, लेकिन राजस्थान में तमाशा कहाँ खेला जाता है? राजस्थान में तमाशा जयपुर में, तुर्रा कलंकी, चित्तौड़ में हो गया रासधारी और रामलीला, दंगल हो गया, स्वांग हो गया, स्वांग है ना, जैसे शेर वगैरह बनते हैं, या कोई कोई रावण बनता है, कोई भगवान श्री राम बनते हैं, ऐसे स्वांग हो गया। नौटंकी जो पूर्वी राजस्थान की है, डीग, भरतपुर, नौटंकी, भवई नृत्य हो गया, भवई आदि होते हैं। ये हमारे राजस्थान की लोक नाट्य शैलियां होगी। इन पारंपरिक खेलों के साथ साथ आधुनिक खेल और मनोरंजन के साधन भी यहाँ की जीवन शैली में देखने को मिलते रहते हैं। आधुनिक खेल भी देखने को मिलते हैं, जैसे कबड्डी हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, है ना। और कौन से गेम खेलते तुम्हारे इधर, कमेंट करके बताना देखे। चलिए जी, अब बात करते हैं सांस्कृतिक विविधता।
सांस्कृतिक विविधता में देखें तो राजस्थान में सभी पर्व एवं त्योहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। हमने बात की थी कि राजस्थान में सभी धर्मों के लोग यहाँ निवास करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, सारे धर्म यहाँ रहते हैं और सभी धर्म के लोग अपने अपने त्योहार बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं, जिनमें होली हो गया, दीपावली हो गया, रक्षाबंधन हो गया, ईद भी मनाते हैं, तो यहाँ महावीर जयंती भी मनाते हैं। तो राजस्थान में गुरु नानक जयंती भी मनाते हैं, तो क्रिसमस आदि सब त्योहार हमारे राजस्थान में सभी धर्मों के द्वारा यहाँ पर मनाया जाता है। साथ ही जो हमारे पर्टिकुलर राजस्थान केस है, जो राजस्थान के लिए ही मनाया जाता है या राजस्थान में अपनी पहचान रखते हैं, जिसमें आता है गणगौर। गणगौर हो गया, तीज हो गया, शीतला अष्टमी हो गई, अक्षय तृतीया, आका तीज आदि पर्व हो गए, मेले हो गए, गौरी, घेर, रम्मत जो नृत्य है और लोकगीत हमारी परंपराओं को दर्शाते हैं। ये प्रत्येक त्योहार पीछे कोई न कोई कहानी हमारे को दर्शाते हैं, बताते रहते हैं। चलिए इनमें सबसे पहले देखते हैं गणगौर। गणगौर हमारा रंगीला राजस्थान का जो रंग बिरंगा त्योहार है, रंग बिरंगा त्योहार गणगौर कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। इससे आरंभ होता है, जिसमें गण, गण और गौर शब्द, गण किसके लिए है? गण है भगवान शिव के लिए, और गौर किसका सूचक है? तो गौर है पार्वती का सूचक है। गणगौर पर मुख्य रूप से शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। गणगौर के अवसर पर राजस्थान में कई 3 दिन तो कई 4 दिन का उत्सव मनाया जाता है, और राजस्थान के समस्त जिलों में त्योहार अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। कौन सा त्योहार? गणगौर। तो ये हमने देखा है राजस्थान का जो पहला त्योहार है, हमने गणगौर को देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है तीज, इसको छोटी तीज भी कहते हैं, श्रावणी तीज। छोटी तीज श्रावण के महीने में ये मनाया जाता है। श्रावण शुक्ल तृतीया को ये श्रावणी तीज मनाते हैं, छोटी तीज मनाते हैं। जो तीज का त्योहार राजस्थान में एक अलग ही महत्व रखता है। शुष्क राजस्थान में जब काली घटाएं छा जाती है, काले काले बादल आकर के छा जाते हैं, तो बारिश हो रही होती है, तो यह किसी उत्सव से कम नहीं है हमारे राजस्थान के लिए। शुष्क क्षेत्र है, तो जिस समय काले काले बादल आ जाए और फुल बारिश हो रही हो, तो और क्या चाहिए राजस्थान के लिए? तो उस समय को हम इस त्योहार के माध्यम से उसको हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को नवविवाहिताएं पेड़ों पर झूले डाल करके झूलती है। जिनकी नई नई शादी होकर के आई हुई होती, वो महिलाएं इस त्योहार पर पेड़ पर झूला लगाती और झूला झूलती है। और भादु की कृष्ण पक्ष की तीज को, भाद्रपद जो अगला महीना आता है, श्रावण के अगला महीना भाद्रपद कृष्ण पक्ष है, ये शुक्ल पक्ष में थी और ये कृष्ण पक्ष, तीज को कजली तीज कहते हैं, या दूसरा नाम उसका सातुड़ी तीज। कजली तीज और सातुड़ी तीज ये कहाँ की है? ध्यान रखना, बूंदी की है। कजली तीज, सातुड़ी तीज कहाँ की फेमस है? बूंदी की। जबकि ये तीज ये जयपुर की है ना, ये जयपुर की फेमस है। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, माता पार्वती की पूजा की जाती है, उनसे महिलाएं अपने सुहाग के दीर्घायु होने की कामना करती है। और ये त्योहार
प्रकृति और मनुष्य की निकटता का अनुपम उदाहरण है तीज का त्योहार। तो दो त्योहार देखे हमने, एक गणगौर देखा है और दूसरा तीज देख लिया है। चलिए अगला त्योहार कौन सा आता है, तो शीतला अष्टमी। मन को, अपने शरीर को ठंडक प्रदान करने वाला त्योहार शीतला अष्टमी। होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला देवी के पूजन के लिए शीतला अष्टमी त्योहार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है याद रह जाएगा, इस दिन बासोड़ा भोजन, मतलब एक दिन पहले भोजन बना करके रख देते हैं, एक दिन पहले रख देते हैं और एक दिन पहले खाना बना करके अगले दिन खाते हैं। जयपुर के पास चाकसू की सील की डोंगरी और उदयपुर के वल्लभ नगर कस्बे में स्थित शीतला माता के मंदिर में मेले का आयोजन होता है। शीतला अष्टमी का मेला कहाँ कहाँ पड़ता है, तो एक तो जयपुर में चाकसू के पास सील की डोंगरी पर यहाँ मेला पड़ता है और दूसरा उदयपुर के वल्लभ नगर में। लगभग हर शहर, गांव में, कस्बे में, गांव गांव, ढाणी ढाणी, सब जगह शीतला माता की पूजा अर्चना की जाती है। तो ये देखा था हमने शीतला माता जी। ओके सर, अगला त्योहार देखो, देखे कौन सा आता है। अगला त्योहार है अक्षय तृतीया, जिसको कहते हैं आका तीज। आका तीज कहते हैं। कब आती है, ये आती है बैसाख शुक्ल तृतीया को आती है, बैसाख शुक्ल तृतीया। इस दिन बिना मुहूर्त निकाले, यानी पूरे दिन मुहूर्त रहता है, तो सभी मांगलिक कार्यक्रम इस दिन किए जाते हैं और इस दिन गेहूं, बाजरा, तिल, जौ आदि की भी पूजा की जाती है। गेहूं और बाजरे का खीच भी बनाते हैं, इसी दिन गेहूं और बाजरे का खीच बनाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आए प्रमुख मेले। तो इससे पहले हमने देखा था कि सांस्कृतिक यहाँ विविधताएं हैं, अलग अलग धर्म के, अलग अलग संप्रदाय के द्वारा जो त्योहार होते हैं वो हमारे राजस्थान में मनाते रहते हैं। उसके साथ ही हमारे पर्टिकुलर राजस्थान के अलग से जो त्योहार होते हैं उनको भी हमने जाना था। तो अलग संस्कृति होने के बावजूद भी विविधता में एकता, यही हमारी पहचान है। अब राजस्थान के प्रमुख मेले देखते हैं। तो पहला मेला आ रहा है पुष्कर मेला। अजमेर जिले में बढ़ता है, पुष्कर में बढ़ता है। कब बढ़ता है, तो सर कार्तिक पूर्णिमा को यह मेला आयोजित होता है। विशाल बाजार लगता है और देश विदेश से पर्यटक इस मेले में आते हैं और साथ ही यहाँ उस टाइम पर कई सारी प्रतियोगिताएं रखते हैं, जिसमें जो भी मेले में देखने के लिए लोग आते हैं वो जो मेले में आने वाले उत्साह से इसमें भाग लेते रहते हैं। रेस हो गया, कई सारे कबड्डी वगैरह गेम भी होते हैं, तो सारे लोग भाग इसमें बड़े उत्साह के साथ भाग लेते हैं। पुष्कर में जो ब्रह्मा जी का फेमस मंदिर है और यहाँ का जो आकर्षण है पुष्कर झील है, ब्रह्मा जी का मंदिर और पुष्कर झील प्रमुख केंद्र है। सायंकाल शाम के टाइम पर पुष्कर झील में दीपदान भी किया जाता है। तो ये हमने मेला देखा है, पुष्कर मेला। फिर उसके बाद में केला देवी का मेला। केला देवी का मेला यहाँ सवाई माधोपुर लिखा हुआ है, वैसे केला देवी का मेला कहाँ बढ़ता है, तो करौली में आयोजित होता है। करौली में होता हो सकता है, किस वजह से दिया यहाँ पर सवाई माधोपुर। कब बढ़ता है, तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को केला देवी का मेला लगता है और इस मेले को कहते हैं लक्की मेला।
लाखों लोग आते हैं इस मेले में। लक्की मेला कहा जाता है। चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक चलने वाले इस मेले में दूर दूर से भक्त आते हैं। यानी कि चैत्र कृष्ण 12 से ये शुरू हो जाता है, जो चैत्र कृष्ण 12 से जो शुक्ल 12 तक ये मेला चलता है। और प्रमुख जो मेले का पर्टिकुलर दिन है जो चैत्र शुक्ल अष्टमी माना जाता है। अगला है महावीर जी का मेला। चलो, इसमें भी सवाई माधोपुर दे दिया है कि महावीर जी का मेला करौली में बढ़ता है ना। कहाँ बढ़ता है? करौली में। महावीर जी का मंदिर स्थित है करौली में, जहाँ चैत्र शुक्ल त्रयोदशी जिसको हम महावीर जयंती के रूप में मनाते हैं। महावीर जयंती से बैसाख कृष्ण द्वितीया तक, यानी 5 दिन तो वो हो गए, 5 2 7 दिन ये मेला लगता है। चैत्र शुक्ल एकादशी से, जैसे महावीर जयंती एकादशी नहीं त्रयोदशी आती है ना, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी 13 को आती है। मेला लग जाता है चैत्र शुक्ल एकादशी 11 से मेला लग जाता है, जो बैसाख कृष्ण दूज तक ये मेला बढ़ता है। जहां यहाँ पर जैनियों की जो 24वें जैन भगवान तीर्थंकर है महावीर स्वामी जी, इनकी लाल रंग की भव्य प्रतिमा है। यहाँ पे जैनियों के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी की लाल रंग की भव्य प्रतिमा है। अगला है कोटा का दशहरा मेला। कोटा के महाराव दुर्जन साल सिंह ने के शासन काल में 1729 से 1756 ईस्वी दशहरा पर्व पर विभिन्न राजसी सवारियां हो गई, दरी खाना, पूजा अर्चना के प्रमाण यहाँ पे मिलते हैं। महाराव उमेद सिंह द्वितीय के शासनकाल 1889 ईस्वी से 1940 ईस्वी में दशहरा पर्व को अत्यधिक आकर्षक बनाने का सिलसिला शुरू हुआ है। वर्तमान में यह मेला अपने वैभव और विशालता के लिए प्रसिद्ध है। तो दशहरा मेला, इसका भी ध्यान रखना। दुर्जन साल सिंह के समय ये चालू होने का प्रमाण मिलता है, और उमेद सिंह के टाइम पर इसको और आकर्षक बनाने का प्रयास किया है। फिर उसके बाद हरियाली अमावस का मेला। हरियाली अमावस कब आती है? हरियाली अमावस आती है सर श्रावण अमावस्या। हरियाली अमावस कब आती है? हरियाली अमावस आती है श्रावण अमावस्या। उदयपुर में लगने वाले इस मेले की, जो हरियाली अमावस का मेला कहाँ लगता है? उदयपुर में। जिसकी शुरुआत किसने की? उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह ने 1899 में इसकी शुरुआत की थी, जहां प्रतिवर्ष हरियाली अमावस को भव्य मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें हिंदू सभ्यता में लोग इसे सावन की शुरुआत के तौर पर मनाते हैं। तो इस टाइम पर बारिश वगैरह अच्छी हो जाती है, हमारे तालाब बांध वगैरह सब भर जाते हैं, तो एक खुशहाली के रूप में, उत्साह के रूप में इसको मनाते हैं। और श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में लगने वाला यह मेला, श्रावण और सावन से मिलने वाली जो खुशी है, बारिश वगैरह हो जाती है, तो इस खुशी का एक संचार करती है। तो ये था हमारा हरियाली अमावस का मेला। अब बात करते हैं गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स लगता है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान से भारत आए थे। कहां से आए हैं? ईरान से आए हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय आए थे। ये अजमेर के शासक थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उनके समय भारत आए थे। इनको गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। गरीब नवाज। अजमेर में इनकी दरगाह पूरे भारत देश के लोगों की एक आस्था का केंद्र बना हुआ है। अजमेर जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के कारण ही
आज भारत का मक्का कहा जाता है ना। और इस्लामिक कैलेंडर है, जो इस्लामिक कैलेंडर है तो उसमें एक महीना आता है रजब महीना, हिजरी सम्मत पर आधारित रहता है। उसमें एक महीना आता है रजब महीना। रजब महीना की जो पहली से छठी तारीख है, पहली से छठी तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स लगता है। तो ख्वाजा साहब का उर्स कौन से महीने में लगता है? तो रजब महीने की 1 से 6 तारीख को। और ये मेला जो है ना भैया, सर्वधर्म सद्भाव की अनूठी मिसाल माना जाता है। सभी धर्मों के लोग इसमें आते हैं। अगला मेला कौन सा है? बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है। बेणेश्वर मेला जो कब आयोजित होता है? माघ पूर्णिमा, वेरी इंपॉर्टेंट है। बेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा को आयोजित होता है। कहाँ आयोजित होता है? तो सर डूंगरपुर जिले में आयोजित होता है। डूंगरपुर जिले में एक नदी का संगम है, बेणेश्वर त्रिवेणी संगम। बेणेश्वर बेणेश्वर त्रिवेणी संगम, इसमें कौन कौन सी नदियां मिलती है? तो सर उसमें माही, जाखम और सोम माही जाखम नदियों का संगम होता है। नवाटापुरा गांव में है, नवाटापुरा गांव। तो यह मेला लगता है। इसमें लोग अपने दिवंगतों की अस्थियां भी प्रवाहित करते हैं। अपने पूर्वजों की जो अस्थियां हैं उसको भी इसमें विसर्जित करते हैं। ये था बेणेश्वर मेला डूंगरपुर जिले में। और कब आयोजित होता है? तो माघ पूर्णिमा को आयोजित होता है। नेक्स्ट करणी माता का मेला। बीकानेर जिले में देशनोक के करणी माता मंदिर में यह मेला आयोजित होता है। करणी माता बीकानेर के शासकों की अधिष्ठात्री देवी। और इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ पर काले और सफेद चूहे अत्यधिक संख्या में विचरण करते हैं। करणी माता के देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर है। नवरात्रों में यहाँ मेला भरता है। चलो जी, करणी माता हो गए। अब है खाटू श्याम जी, हारे के सहारा खाटू श्याम जी की। सीकर जिले में है। खाटू श्याम जी का प्रमुख मंदिर है। और खाटू श्याम जी का मेला कब भरता है? तो सर फाल्गुन शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक है। फाल्गुन शुक्ल 10वीं से द्वादशी तक मेला भरता है। ठीक है, सीकर जिले में। अगला है बाबा रामदेव मेला। बाबा रामदेव मेला जैसलमेर जिले के पोखरण में भरता है। और रूणीचा में भरता है ना। कब भरता है? तो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की दूज से चालू हो जाता है, जो 11 तक ये मेला चलता है। और बाबा रामदेव राजस्थान के जाने माने लोक देवता है, जिनको सभी वर्ग, सभी धर्मों के लोग इनको मानते हैं। नेक्स्ट है गलियाकोट का उर्स। गलियाकोट का उर्स लगता है डूंगरपुर जिले में। गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर जिले में सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में है, जहां किसकी मजार है? फखरुद्दीन मौला की मजार है। ठीक है, पीर फखरुद्दीन की मजार है, जिनको मजार ए फकरी के नाम से भी जाना जाता है। मजार ए फकरी। ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। राजस्थान में दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? तो हम बताएंगे सर गलियाकोट डूंगरपुर में, जहां उसमें सभी वर्ग के लोग बड़ी संख्या में उत्साह से भाग लेते हैं। तो ये हुआ है गलियाकोट का उर्स। और अन्य मेले की बात करें तो अन्य मेलों में, इन सभी मेलों के अतिरिक्त राजस्थान में भी मेले लगते हैं। सीकर जिले का रेवासा में जीण माता का मेला लगता है। जीण माता का मेला रेवासा सीकर में। अलवर में भरथरी का मेला भरता है। भरथरी का मेला अलवर हो गया। कनपट्टे साधुओं का तीर्थ स्थल कहते हैं जिसको, कनपट्टे
कनपट्टे साधु का तीर्थ स्थल बरतरी का मेला। टोंक में डिग्गी कल्याण जी बाजे छे नौबत बाजा, डिग्गीपुरी के राजा, ये डिग्गीपुरी के राजा है। पर्वतसर के अंदर तेजा जी का मेला हो गया, वीर तेजा जी का मेला। नौहर हनुमानगढ़ में गोगा जी का मेला हो गया। इस प्रकार राजस्थान के प्रत्येक नगर कस्बे और गांव में स्थानीय स्तर पर भी बहुत सारे मेलों का आयोजन होता रहता है। चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं। अब है प्रमुख लोक देवता और संत। कुछ ऐसे जो व्यक्तियों ने यहाँ राजस्थान में जन्म लिया था, जिन्होंने दूसरे की सेवा के लिए या पशु है पक्षियों है पेड़ पौधों के रक्षार्थ अपने प्राण न्यौछावर किए थे, या उन्होंने ऐसे समाज सुधार के काम किया जो मानव हितार्थ पशु पक्षी पेड़ पौधे के हितार्थ उन्होंने काम किया है, उनको आज हम देवता के समान पूजते हैं। ऐसे महापुरुष कौन कौन हमारे राजस्थान में जन्म लिया है, जिनको हम देखते हैं तो समाज सुधार कार्य, मानव सेवा, वन संरक्षक, पशुधन की रक्षा, गुरु भक्ति, वचन पालक जैसे मूल्यों के लिए जीवन देने वाले अनेक महापुरुष राजस्थान के लोक देवता और संत पूजनीय है। सामाजिक एवं धार्मिक कारण से राजस्थान में लोक देवताओं का उदय हुआ है। ये लोक देवता सांप्रदायिक सद्भावना के प्रेरणता थे, जिसमें पहले देवता देखते हैं गोगाजी महाराज। पहले लोक देवता कौन से आ रहे हैं? गोगाजी देखते हैं, गोगाजी महाराज। राजस्थान के 5 पीरों में रामदेव जी, पाबूजी, रामदेव जी, पाबूजी, मेहाजी, हड़बूजी और गोगाजी। हरगम्पी, हरगम्पी, हड़बूजी, हड़बूजी हो गया, रामदेव जी, गोगाजी, मेहाजी मांग लिया और पाबूजी। इन पांचों को कहते हैं 5 पीर। तो 5 पीरों का ध्यान रखना है। राजस्थान के 5 पीर कौन कौन से हैं? गोगाजी चौहान शासक और गोरखनाथ से प्रभावित थे। ये तो गोगाजी है चौहान शासक थे और गोरखनाथ जी से ये प्रभावित थे। भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी राखी के बाद जो नवमी आती है उसको गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है, और इसी दिन गोगा जी की पूजा अर्चना भी करते हैं। गोगा जी की पूजा अर्चना करते हैं। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में हर महीने मतलब गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ हर वर्ष मेला भरता है। ठीक है, महीने भर तक मेला चलता है, सबसे लंबा चलने वाला मेला लगता है। अगला है, अगले देवता तेजा जी महाराज। तेजा जी, तेजा जी ने गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाई थी, गायों की रक्षा करते हुए। और भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को पर्वतसर में तेजा जी की स्मृति में एक विशाल मेला भरता है, और तेजा जी की गाथा और गीत यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। फिर बात करते हैं पाबूजी। ये पाबूजी ऊंटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ऊंटों के देवता के रूप में किनको पूजा जाता है? तो ऊंटों के देवता पाबूजी महाराज। पाबूमंड इनका मुख्य स्थान है। पाबूमंड जिसको कोलूमंड कहते हैं, कोलूमंड फलोदी में है, फलोदी। हर चित्रण में पाबूजी का जीवन चित्रित दिखाया गया। कपड़े के ऊपर इनका जो जीवन से संबंधित घटनाओं का जो चित्र होता है उनको फड़ कहते हैं, जिसको रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ बाचा जाता है। अगला देवता है, नेक्स्ट देवता रामदेव जी। रामदेव जी जो है लोक देवताओं में सबसे प्रमुख है। इनको अवतारी पुरुष माने जाते हैं। रामदेव जी को भगवान कृष्ण का अवतार मानते हैं, रामसा पीर भी कहते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक थे रामदेव जी, जिनको मुस्लिम समाज भी रामसा पीर के रूप में जानते हैं। और
जैसलमेर रामदेवरा रुणीचा में भाद्रपद माह में रामदेव जी का विशाल मेला आयोजित होता है। इसके अतिरिक्त भी और भी देवता है, मल्लीनाथ जी है, जिनको तिलवाड़ा जो बालोतरा में यहाँ मेला भरता है और पश्चिमी राजस्थान में पूजे जाते हैं मल्लीनाथ जी को बड़े धूमधाम से, उनका मेला भी आयोजित करते हैं। देवनारायण भगवान हो गया, हरबू जी हो गया, आदि राजस्थान के लोक देवता माने जाते हैं। इसी प्रकार फिर आगे बात करते हैं जो भक्ति के अंदर नाम कमाने वाले मीराबाई। मीराबाई का जन्म मेड़तिया राठौर वंश में कुड़की गांव मेड़ता में हुआ है, जो वर्तमान में कहाँ है, ब्यावर जिले में है कुड़की गांव। ठीक है। भक्तिमती मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया, मेवाड़ के जो सिसोदिया वंश के महाराणा कुमार भोजराज जो सांगाजी थे, सांगाजी का ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ इनकी शादी हुई थी। बचपन से ही मीराबाई कृष्ण भक्ति में जो अपने रम गई थी, है मीराबाई का मन इसमें भगवान की भक्ति, कृष्ण भक्ति में रम गया था। सरल एवं सहज भक्ति मीरा की विशेषता रही है, जिनके पदों में भी झलकती रही है। मारो तो गिरधर गोपाल दूजा ना कोई। ऐसे ही और संत आए थे हमारे राजस्थान में, दादू दयाल जी। दादू दयाल जी ने कर्म कांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और रूढ़िवादिता आदि कृतियों का विरोध किया कि कर्म कांड जो कर रहे हैं ना, जाति प्रथा वगैरह, जातियां वातियां, मूर्ति पूजा जिसपे मूर्ति प्रथा, मूर्ति को बिठा रहे बड़े धूमधाम से, फिर वो उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, ये सब चीजें गलत है। भगवान है लेकिन ये सारे ये कुरीतियां बताई उन्होंने। 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी। कहा जाता अकबर भी इनके प्रवचनों से काफी प्रभावित हुए थे और फिर दादू दयाल जी राजस्थान में आकर भक्ति का प्रचार प्रसार करते रहे। ध्यान रखना, इनको राजस्थान का कबीर कहते हैं। राजस्थान का कबीर, राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? दादू दयाल जी को कहते हैं। 1603 ईस्वी में नरैना गांव में इन्होंने देह त्यागी थी। जयपुर में है नरैना, वहां इन्होंने देह त्यागी थी। इन्होंने निर्गुण भक्ति की थी। भगवान नहीं, भगवान है लेकिन मूर्ति में नहीं है। ठीक है, तो मूर्ति पूजा का ये विरोध किया था। निर्गुण भक्ति, भगवान है लेकिन भगवान किसी एक जगह नहीं रहते हैं, सब जगह भगवान रहते हैं। ऐसे ही अगले संत आते हैं जाम्बोजी। जाम्बोजी महाराज विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक है। विष्णु संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? जाम्बोजी ने, जिनका जन्म विक्रम संवत 1508 भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ है। 1451 ईस्वी पूछे तो 1451 और विक्रम संवत पूछे तो 1508 में। पिपासा नागौर में जाम्बोजी का जन्म होता है और जाम्बोजी के उपदेशों पर चलते हुए विष्णु समाज निरंतर पर्यावरण की रक्षा, जीव हत्या के विरोध में प्रयासरत है, जो अनुकरणीय है। जाम्बोजी ने 29 नियम बनाए थे, 20 और 9 से आगे चल करके कौन सा संप्रदाय बना है? विष्णोई संप्रदाय बना है। अगले हैं जसनाथ जी। जसनाथ जी का जन्म कत्रियासर गांव बीकानेर में हुआ। यह भी गोरखनाथ जी से प्रभावित होकर के तपस्या की है, चमत्कारी योगी हो गए हैं, जिनके अनुयायी आज भी अग्नि नृत्य करते हैं। कत्रियासर बीकानेर में अग्नि नृत्य है। अगले संत ऐसे हुए हैं हमारे जिनका नाम है श्रद्धानाथ जी। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में संत श्रद्धानाथ जी ने स्वयं शिक्षित न होते हुए भी जन जन में शिक्षा की अलग जगाई है। खुद शिक्षित नहीं थे लेकिन इन्होंने शिक्षा का अलग जगाया था। इन्होंने अपरिग्रह, समता और चरित्र निर्माण की शिक्षा प्रदान की है। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में त्याग और तपस्या के प्रतीक एक आश्रम का निर्माण करवाया, जो सभी वर्गों के लिए पवित्र स्थल है। इनकी मान्यता थी कि
स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है। अतः यह आश्रम का आदर्श वाक्य बन गया। ठीक है, स्वच्छता, जहां स्वच्छ रहेंगे तभी तो हम स्वस्थ रहेंगे। चलिए फिर बात करते हैं हस्तकला। इससे पहले राजस्थान के लोक देवताओं और संत देखा था जिन्होंने अपना जीवन दूसरों के हितार्थ या पर्यावरण रक्षा में, जीव जंतु पेड़ पौधों को बचाने में लगाया था। अब हस्तकलाएं भी ऐसी जो हाथ से बनी हुई चीजें हैं, राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में राजस्थान की बनी हुई हाथ की कुछ वस्तुएं फेमस है। ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो भी हम जानने वाले हैं। पहली है काष्ठकला। काष्ठकला राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकला है जो लकड़ी की होती है, काष्ठ लकड़ी। इस कला में लकड़ी के विविध प्रकार की कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है। और काष्ठ कला के लिए प्रधान केंद्र कौन सा है? बस्सी चित्तौड़गढ़। बस्सी चित्तौड़गढ़ काष्ठ कला का प्रमुख केंद्र है, जहां लकड़ी के बेवाण बनाते हैं, कावड़ बनाते हैं और रंगाई छपाई के ठप्पे यहाँ तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के खिलौने भी बनते हैं। कठपुतलिया निर्माण के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। लकड़ी से निर्मित खिलौने, लकड़ी से बने हुए खिलौने और कठपुतलिया कहाँ की फेमस है? उदयपुर की। डूंगरपुर जिले का जेठाना गांव, ध्यान रखना, डूंगरपुर जिले का जेठाना गांव लकड़ी की मूर्तियों के लिए फेमस है। प्रश्न आएगा डूंगरपुर जिले का जेठाना गांव किसके लिए फेमस है? तो बताएंगे लकड़ी की मूर्तियों के लिए। शेखावाटी और बीकानेर के फर्नीचर भी फेमस है। ये हमने देखा था काष्ठ कला। उसके बाद देखते हैं मूर्ति कला। राजस्थान अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध रहा है। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं। कहीं लाल पत्थर है तो कहीं संगमरमर निकल रहा सफेद कलर का, कहीं किसी प्रकार का पत्थर है। इसी कारण मूर्तियां और पत्थरों पर बारीक नक्काशी का यहाँ पर काम किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टेराकोटा। अगला कौन सा आ रहा है? टेराकोटा। टेराकोटा भी काफी प्रसिद्ध है। टेराकोटा में क्या होता है कि मिट्टी से मूर्तियां बनाते हैं, मिट्टी से सजावटी और उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं। जो मिट्टी की मूर्तियां और सजावटी जो वस्तुएं बनाई जाती है उसको टेराकोटा कहते हैं। उसको मिट्टी से बना करके पहले पकाते हैं, तैयार करते हैं, जिसको टेराकोटा के नाम से जानते हैं। और टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है? राजसमंद जिले के नाथद्वारा के समीप मोलेला गांव, इसको मोलेला आर्ट के नाम से भी जानते हैं। मोलेला आर्ट, ठीक है। मोहनलाल जी प्रजापति इसके प्रसिद्ध कलाकार हुए थे। इसके अलावा अलवर बाड़मेर में भी टेराकोटा प्रसिद्ध है। अलवर और बाड़मेर। आप तो मोलेला गांव याद रख लेना। टेराकोटा के लिए कौन सा स्थान है? मोलेला गांव है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लू पोटरी। ब्लू पोटरी की बात करें तो चीनी मिट्टी के सफेद बर्तन जो होते हैं उस पर नीले रंग का अंकन किया जाता है। नीला कलर से डिजाइन बनाते हैं और इसी डिजाइन को क्या कहते हैं? ब्लू पोटरी कहते हैं। इसके अतिरिक्त ब्लैक पोटरी भी है, सुनहरी पोटरी आदि भी प्रसिद्ध है। जो कहाँ की है ये ब्लू पोटरी? कहाँ की है? तो जयपुर की है। ब्लू पोटरी कहाँ की है? जयपुर। इसके डिजाइन कप, प्लेट वगैरह, अन्य बर्तन वगैरह, खिलौने, सजावटी सामान, फूलदान वगैरह ये ब्लू पोटरी में बनाया जाता है। फिर बात करते हैं लाख का काम। लाख के काम में कपड़ी को पिघलाकर उससे चाक हो गया, मिट्टी भी, रोजा आदि मिलाकर के गूंथ लिया जाता है। फिर उसी से विभिन्न चीजें तैयार की जाती है। सजावट के लिए कांच भी लगा देते हैं लाख में, मोती भी लगाए जाते हैं, जो जयपुर, जोधपुर इनके आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। लाख के आभूषण वगैरह बनाए जाते हैं। जयपुर में सांगनेर हो गया, जोधपुर हो गया। नेक्स्ट है आभूषण। जड़ों, गहनों के लिए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर फेमस है। मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम जयपुर में होता है।
मूल्यवान जो पत्थर है उसको, जो रत्न है ना, रत्न बोल सकते हैं। रत्न नगरी किसे कहते हैं? जयपुर को। पन्ना नगरी, रत्न नगरी, पन्ना से, और अलग अलग प्रकार के जो रत्न होते हैं उसको यहाँ तराशा जाता है। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी थेवा कला कहलाती है। थेवा कला क्या होती है? कांच के ऊपर जो बारीक से सूक्ष्म जो निकासी होती है उसको थेवा कला कहते हैं, जिसके लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो थेवा कला प्रतापगढ़ की है। प्रतापगढ़ की जनजातियों में पीतल और चांदी के आभूषण भी विख्यात है। पीतल और चांदी के आभूषण प्रतापगढ़ है। फिर अगले है, नेक्स्ट क्या देखेंगे? कपड़े पर छपाई। कपड़े पर छपाई देखे तो राजस्थान में विभिन्न प्रकार की छपाई का काम होता है। बगरू हो गया, जयपुर वाला बगरू, सांगानेर हो गया, अकोला चित्तौड़गढ़ हो गया, बाड़मेर, काला डेरा, पाली और बस्सी इन कामों के लिए विशेष प्रसिद्ध है। गोबर, तिल्ली का तेल, बकरी की मेंगनी और सोडे के मिश्रण से एक घोल बनाया जाता है। फिर इसमें कपड़े को पूरी रात भिगोने के बाद उसको सुखाया जाता है। ठीक है, गोबर हो गया, मेंगनिया हो गया और तिल्ली का तेल और सोडा वगैरह सब मिला करके रात भर कपड़े को उसमें डाल देते हैं। सूखने के बाद फिर से अरहर के घोल में उसको डुबोया जाता है। फिर लकड़ी के छाप यानी बॉक्स बने हुए रहते हैं, उन पर छपाई की जाती है। अलग अलग डिजाइन बनाते हैं कपड़े पर। छपाई के लिए पहले सीमित और प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता था, अब सिंथेटिक यानी अप्राकृतिक रंग भी इसमें उपयोग होने लग गया है। पहले तो हमारे लाल, नीला ऐसे कलर होते थे, अब अलग अलग प्रकार के कलर हो गए। नेक्स्ट है कसीदादारी और गोटादारी। राजस्थान के अनेक स्थानों पर कपड़ों पर कसीदादारी भी की जाती है। कपड़े के ऊपर कसीदे लगाते हैं किनारों पर, ऐसे एक अलग से आकृति बन जाती है। कसीदों में मुख्यतः पशुओं के चित्र उकेरे जाते हैं, पक्षी वगैरह हो गया, इस टाइप के यहाँ उकेरे जाते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि इसमें जो कसीदादारी में क्या होता है कि पशुओं के चित्र ये उसमें लगा दिया जाता है। कई जगहों पर कपड़ों को तरह तरह से काट कर कपड़ों पर सिल दिया जाता है। जो फटे वटे जो कपड़े होते हैं उनको काट काट करके वापस कपड़े पर ही सिल देते हैं, जिसे क्या कहते हैं? पेच वर्क कहते हैं। पेच वर्क है। गोटे, किनारी और आरी तारी का काम भी राजस्थान की विशेषता है। इस प्रकार हमने जाना कि देश की राष्ट्रीय संस्कृति का अंग होते हुए भी हम ये बात मानते हैं कि हम भारतीय है। हमारी पहली जो प्राथमिकता रहती है कि हम भारतीय संस्कृति को ही अपनाएं। उसको अपनाते हुए भी, उसी भारतीय संस्कृति का अंग होते हुए भी हमारी राजस्थान की संस्कृति की एक अपनी एक विशेषताएं भी देखने को मिलती है। यहाँ के पारंपरिक पर्व हो गए, त्योहार जो पर्टिकुलर राजस्थान में मनाया जाता है, जिसके पूरे देश में देखा जाता है, जिसको यहाँ के मेले हो गए, यहाँ के रीति रिवाज आकर्षक है, मनमोहक है, इसलिए राजस्थान को रंगीला राजस्थान कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है। फिर बात करते हैं, कुछ शब्दावली है। अंचल क्षेत्र को कहते हैं लोक देवता, क्षेत्र विशेष में पूजे जाने वाले जो महापुरुष उनको लोक देवता। नक्काशी, पत्थर हो गया, धातु या लकड़ी आदि पर खोद करके किया जाने वाला जो कलात्मक कार्य होता है उसको नक्काशी। जैसे कांच पर सूक्ष्म नक्काशी की बात की थी। प्रमुख अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं। चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? चूहा का कारण किस मंदिर को कहा जाता है? तो चूहों को हो जाएगा करणी माता, देशनोक बीकानेर में। ऊंटों के देवता किनको कहते हैं? बाबूजी महाराज को कहते हैं। नेक्स्ट, चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर नीला कलर जो ब्लू पोटरी का निर्माण करता है, ब्लू कलर हो जाएगा। तेजाजी ने गायों के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। गणगौर के अवसर पर किसकी पूजा की जाती? गण और गौर, गण यानी शिवजी, गौर यानी पार्वती। पश्चिमी राजस्थान की कितनी बोलियां नाम लिखे? तो पश्चिमी राजस्थान की हो जाएगी मारवाड़ी हो गई, शेखावाटी हो गई, मेवाड़ी हो गई और वागड़ी हो गई है।
ओके, इस प्रकार से हमने प्रश्न देखे हैं। चलिए फिर आगे वाले क्लास में अगला टॉपिक हम देखेंगे। वीडियो को आपको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके आपको बताना है। जल्द ही अब 7वीं क्लास की आपकी जो है 7वीं की बुक वो भी आपको मिलेगी, तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।